हे हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद एस में। पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक। ठीक है, इससे पहले इसके दो पार्ट में डाल चुका हूं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1 से। ठीक है, तो बिना टाइम गवाते हुए चलिए बढ़ते क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 पे पढ़ते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो भाई 250 होती है। ठीक है, 250 होती है, जिसमें 12 राष्ट्रपति उन्हें वो करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, राज्यसभा कितने में है? आर्टिकल अनुच्छेद 80 में। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले क्लास में ट्रिक से याद कराया था कि कैसे है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। और उच्च सदन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि क्योंकि भाई इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, परिषद भी कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पर भी तो ये लाइन लिखी पड़ी है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। अब इनकी सदस्यों की आयु सीमा देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा इसके सदस्य का इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, 30 वर्ष है राज्यसभा की। और लोकसभा कितनी है भाई? कमेंट कर बताओगे। लोकसभा की भाई 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष। ठीक है, और इनके इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। ठीक है, कितने का? 6 साल का। क्लियर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकतम संख्या 250 है, जो अभी मैंने पढ़ के आए। अब आती है वर्तमान की बात। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, जिनमें से 243 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और 12 जो सदस्य हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब कि मनोनीत किए जाते हैं। तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ गए हम। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो भाई ये तो होगा ना, किसी भारी आक्रमण के भारी भारी आगे ना, देखो ये बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण। ठीक है, इसमें तो इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी कब लगती है? इमरजेंसी सिर्फ जब लगेगी जब या तो बाहरी आक्रमण होगा या फिर आंतरिक गड़बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक बार डिटेल में जान लेते हैं इसको हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध या बाहरी या आक्रमण। ठीक है, युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? या तो युद्ध हो जाए किसी से, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए। ठीक है, के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे। मतलब कि सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, 20 और 21 वाला बच जाएगा, बाकी सारे निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर आ गए हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार है? तो भाई ये तो उसमें है ना, 19 से 22 वाले में। 19 से 22 वाले में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 19 से 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें ही आपका इंटरनेट का अधिकार आता है। इसमें ही आपका लव मैरिज आता है। ठीक है, और इसमें ही आपको सांस लेने का अधिकार आता है। इसमें ही आपको कुछ बोलने का अधिकार आता है। इसमें ही आपको किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध संरक्षण। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर आ गए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो भाई संसद कितने से? 79 से 122 तक की तो है। क्लियर। जिन भाइयों ने बेसिक पॉलिटी पढ़ रखी होगी उनके लिए ये चीजें इजी होंगी। तो ये लाइन तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपकी संसद आती है 79 में, राज्यसभा आती है आपकी 80 में, और लोकसभा आती है 21 में। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था ना, सरला सरला। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर आ गए हम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाई 51 ए है। ये क्वेश्चन इतनी बार पढ़ चुके हैं हम इससे पहली क्लासों में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये हम चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा पुख्ता हो जाएंगी। ठीक है,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और कौन से संविधान संशोधन से? ये था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इन्हें भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में रखा गया था। क्लियर? ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, इसलिए कहता हूँ आपको क्लासेस सीरीज से देखनी है। पहले पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्किप भी करनी है, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं कमाना। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, तभी तो संशोधन करके जोड़े गए भाई। जब नहीं थे, जब भी तो संशोधन करके जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जय, ठीक है। अब वर्तमान इनकी संख्या 11 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो भाई राज्यसभा के ही तो होते हैं वो। कौन कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के तो होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति तो होते हैं। अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं। अनुच्छेद 64 या 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। 64 और 89 ये दोनों में एक ही बात बोली गई, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। निर्णायक मत, वोट दे सकता है, निर्णायक मत। जब 50-50 की सिचुएशन हो जाए, 50-50 की सिचुएशन हो जाएगी, तो ये निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत, ठीक है। क्लियर? और इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, ना ही सदस्य होता है, और लेकिन उसका सभापति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में किस मौलिक कर्तव्य में? तो भाई वो ए में ही तो है, अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है। अब यहाँ से आ गए हमारे सारे 11 मौलिक कर्तव्य। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कब जोड़े गए थे, कौन से आर्टिकल में है, कौन संविधान संशोधन जोड़े गए थे। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है तथा अनुच्छेद 51 का के अनुसार प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह, अब देखिए कितने हैं हमारे पास, 11 है ना टोटल ये। ओके 11, ठीक है, 11 है ना। ओके ओके। अब आप में से मुझे बता देंगे कितने लोगों को आपको प्लेस वैल्यू पता है अल्फाबेट की। मैं आपको इनको याद कराने जा रहा हूँ ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से मैं आपको इनको याद कराने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। इसमें से मैं आपको कुछ याद करा दूंगा, कुछ में आप थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको जो 11 के 11 है, 11 के 11 में से मैं आपको कुछ याद करा दूंगा, ठीक है। अब देखो चलो याद करते हैं। अगर आपको अल्फाबेटिक की वो पता है, वैल्यू पता है, जैसे ए आता है 1 पे, ठीक है, तो बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, और डी आता है 4 पे। इस तरीके से आपको पता है तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, वरना आप याद कर लेना 9 तक, ठीक है, 9 तक के याद कर लेना। अब देखिए इसमें पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब देखिए ए से आपको करना है एंथम, ए से होगा एंथम, ठीक है। जिस भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान का संबंध किससे है, तो राष्ट्रगान कौन से मौलिक कर्तव्य में आता है, तो भाई वो ए से बताया था मैंने एंथम, और ए आता है 1 पे, तो एंथम 1 पे, और ए से एंथम से हो गया राष्ट्रगान, ठीक है। ठीक, क्लियर? तो आपको बताना है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, और वो आता है 1 पे, और एक आता है ए पे, और ए से होगा एंथम। क्लियर? अब आते हैं बी पे, ठीक है। बी पढ़ते हैं एक बार। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जिनको बापू बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर, ऐसे हैं। आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब देखिए बी आता है 2 पे, मैंने आपको बताया बी आता है 2 पे, ठीक है। और ये दूसरा मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, तो बी से आपको रिलेट करना है बापू को, ठीक है। बापू, बापू मीन्स गांधी। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आप थोड़ा बहुत भी ट्रिक लाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, उसमें अब सीधा याद कर लेना, बापू ही तो थे, बापू ही तो थे, बापू से बी, और बी पे आता है उच्च आदर्श, ठीक है। क्लियर? दूसरा भी याद हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे पे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। अब तीन तीन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? सी होती है, ठीक है। अब सी से मैं आपको याद कराता हूँ। सी से याद करना है आपको कंप्लीटली यूनिटी, ठीक है, कंप्लीटली यूनिटी, ठीक है। मतलब संपूर्ण एकता, ठीक है। संपूर्ण एकता आपको ऐसे याद करना है, संपूर्ण एकता, इसको आपको रिलेट रखना है जहां पे आपको एकता वर्ड मिलेगा, तो मतलब सी पे आता है कंप्लीटली यूनिटी, ठीक है, कंप्लीटली यूनिटी, ठीक है। थर्ड वाला याद हो गया आपको, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
चौथे मौलिक कर्तव्य की ओर, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा आएगा डी पे, और डी से होता है आपका डिफेंस। क्लियर, डी से डिफेंस। क्लियर, डी से डिफेंस और डी पे आता है 4। डी आता है, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। और जो चौथा मौलिक कर्तव्य है भाई वो देश की रक्षा करें, मतलब कि डिफेंस हो गया। क्लियर। अब आ गए ई पे। ई पे ठीक है। अब देखिए ई होता है ई, सो अब इसी से आपको याद रखना है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। ठीक है, और इक्वालिटी कैसे होगा यहाँ, सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्णय करें। ठीक है, समान मतलब, समान मतलब होता है इक्वालिटी। ठीक है, समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करें। ठीक है, तो आपको ई से याद करना है इक्वालिटी। ठीक है, और छठे पे प्लेस वैल्यू किसकी होती है भाई, एफ की होती है, एफ की। ठीक है, तो छठे पे क्या होती है, एफ की होती है। ठीक है, एफ से आपको याद करना है फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर, जो फैंसी कल्चर आ रहा है उसको रोकना है। ठीक है, एफ से याद करना है फैंसी कल्चर, और एफ आता है 6 पे, प्राकृतिक व पर्यावरण की रक्षा करें। सॉरी, हम यहाँ पर हैं छठे पे, हमारे सांस्कृतिक और गौरवशाली महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, तो एफ एफ आता है 6 पे, और 6 एफ से आता है आपको फैंसी कल्चर, जिसको हमें खत्म करना है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, अब आ गए हम 7 पे, तो जी आता है 7 पे, जी 7 पे। ठीक है, जी से आपको याद करना है ग्रीनरी। ठीक है, ग्रीनरी। ठीक है, ग्रीनरी क्या होता है, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, तो ग्रीनरी कहाँ होती है, पर्यावरण में तो होती है, तो ग्रीनरी से आपको याद करना है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, तो जी 7, 7 की वैल्यू, 7 पे क्या आएगा, जी। ठीक है, और जी से रखना है आपको ग्रीनरी। ठीक है, 7 तक याद हो गए। अब बढ़ते हैं 8वें पे, एच आता है 8 पे। ठीक है, एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे। ठीक है, और एच पे आपको रखना है ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, एच से देखो, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, और हम मौलिक कर्तव्य कौन सा याद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 8वां। तो 8 से याद करना है आपको, 8 पे जैसे क्लिक हो जाए 8वां मौलिक कर्तव्य, बोल ले कि आपसे पूछ ले कि 8 हमारे हमारे हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य कौन सा, तो आपको याद करना है कि 8 8 मतलब कि एच, एच से मतलब क्या बताया था, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। भावना मतलब कि ह्यूमैनिटी मतलब भावना, मतलब दया, दीन, आपके अंदर आपको दया रखनी है, तो भावना का विकास करें। क्लियर, आपको याद हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, 9 9 पे आता है आपका आई। आई से रखना है आपको इंडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, आप आई से याद करेंगे इंडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडियन प्रॉपर्टी, आई से याद करेंगे इंडियन प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें। ठीक है, जो हमारी इंडियन प्रॉपर्टी है, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, इनकी सुरक्षा करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। क्लियर। अब 10वें पे आप थोड़ा ट्रिक बना देंगे। 10वें पे क्या आता है, जे। जे से क्या बन सकता है हमारा, हाँ जे से बना सकते हैं हम। देखो 10वें क्या आता है, 10 पे आता है जे। ठीक है, जे से बना सकते हैं हम जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन, सामूहिक गतिविधियां। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो जॉइंट सेशन जहां पर रिलेट करना है आपको, जे से, जे आता है 10 पे, तो सामूहिक गतिविधि आपको याद करना है इसे। ठीक है, और 11 तो आपको पता ही है, मैंने 11 तो आपको कम से कम 20 बार बताया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का अवसरण। ठीक है, देखिए बस मैं इसीलिए आपको चीजें क्लास में याद नहीं कराता, क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत टाइम जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ इन 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करने में कितना टाइम लगे, इसी जगह हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन अब तक खत्म कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आप अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर कर दिया आपकी तरफ। आपको ये होगा कि ये टफ चीज आपको याद होगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, ज्यादा टाइम नहीं गवाते, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी जारी किया गया रिट नहीं है, तो भाई देखो ये तो मैंने पढ़ा रखी है, बंदी प्रतिष्ठित होती है, प्रतिषेध होती है, अधिकार परीक्षा होती है, और जज सोली ये नहीं होती भाई, ये नहीं होती। ठीक है, ये नहीं होती। क्लियर। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, 51A में, कई बार पढ़ चुके हैं भाई ये क्वेश्चन तो हम। डैश की अवधारणा तात्कालिक सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई थी, तो भाई हमने यूएस मौलिक कर्तव्य तो लिए थे, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 पे आ गए हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में
वर्णित किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 129 में है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसलिए क्यों कहते हैं इसको, देखिए इसे अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपके इसके जो फैसले सुनाए जाएंगे उनको आप ऐसे नहीं खत्म कर देंगे, उन जो एविडेंस है उनको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, जिससे कि जो निचले निचले न्यायालय हैं वो भी उसको आधार मान के अपना फैसला सुना सकें, ठीक है। तो जितने भी केस लड़े जाते हैं हाई कोर्ट में उनका रिकॉर्ड्स रखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं अभिलेख क्या होता है। देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा आपको कि अभिलेख क्या होते थे, जो राजा एक दीवार पे या फिर कहीं पर लिखवाते थे, जिससे कि वो चीज लंबे टाइम तक रहे। तो इसी तरीके से जो न्यायालय है वो भी अभिलेख न्यायालय होता है, जिसके रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से रखा जाता है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। ये तो आपको पता होगा अध्यादेश क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अरे अध्यादेश क्या होता है, जब पूरे साल तो सेशन बैठ होता नहीं संसद का। जब संसद की छुट्टी होती है तो अगर इमरजेंसी में कोई विधेयक बनाना है तो अध्यादेश जारी करके दो वो वहां पर उस विधेयक इमरजेंसी बना सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 143, इसको बोलते हैं आई लव यू, ठीक है। आई लव यू आर्टिकल, ठीक है। आई लव यू, इसमें क्या होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, उससे राय मांग सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति की मर्जी है, चाहे वो उस राय को माने या ना माने, ठीक है। चाहे वो उस राय को माने या ना माने, क्लियर। या तो उस राय को आई लव यू बोल दे या तो आई हेट यू बोल दे, ठीक है। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो भाई उपराष्ट्रपति तो है, राज्यसभा से तो भाई उपराष्ट्रपति होगा ना। और अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। ये तो इजी था, सबको पता होगा लगभग। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। संसद के दोनों, और लेकिन विधानमंडल के नहीं लेते, ठीक है। विधानमंडल के नहीं लेते, ना विधानसभा लेते ना विधान परिषद के, या लोकसभा या राज्यसभा के सारे जितने भी हैं निर्वाचित और मनोनीत, वो 12 लोग भी लेते हैं। हाँ सर, वो 12 लोग भी लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर आ गए। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो भाई ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, ये तो हमने पहली क्लास में किया था, राजेंद्र प्रसाद को ही तो किया था। 114 पे आ गए। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो भाई लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति तो कर सकते हैं, राष्ट्रपति तो कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति कैसे करते हैं। अनुच्छेद 85, संसद सत्र यानी दोनों सत्रों को आहूत करना या सत्रावसान या समाप्त करना। आहूत करना होता है सत्र को स्टार्ट करना, और सत्रावसान होता है सत्र को खत्म करना। क्लियर, पहली बात तो ये क्लियर होगी। बात लोकसभा के विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। विघटन मतलब क्या, तो उसे पूरा खत्म करना, ठीक है। और अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है, ठीक है। जो कोई ऐसा मामला है जिसपे दोनों की बैठक जरूरी है, तो वो उनको दोनों को साथ में बैठा के उस पे संयुक्त बैठक बुला सकता है, वहां बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, जो संयुक्त बैठक होती है वो पहली बात तो किससे होती है, आर्टिकल 108 से होती है, ठीक है। दूसरी बात कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तीसरी बात, उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ना करके लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर आ गए। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51 ए में किया गया, ये तो ठीक है। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में मौलिक कर्तव्य संबंधित है, ये तो गलत है भाई। हाँ जी, 86वें संविधान संशोधन, ये तो सही है ना, 2002 से तो हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5 ए में है, नहीं भाई 4 ए में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें 4 ए में है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, टाइम की कमी है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान में डैश के अंतर्गत किया गया है। भाई डीपीएसपी में किया गया, नहीं तो डीपीएसपी होगा इसका, भाग 4 में किया गया ना डीपीएसपी, हाँ भाग 4 में डीपीएसपी में, ठीक है। भाग 4 डीपीएसपी। नीति निर्देशक तत्व के कुछ
प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है। अब देखिए 40 में पंचायतों का गठन, ठीक है, 40 में पंचायतों का गठन है। और 44 में है समान नागरिक संहिता, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। 48 में है भाई कृषि व पशुपालन से संगठन, ठीक है। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 50 और 51 देख लेंगे एक बार। अनुच्छेद 50 में है भाई न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्य का पृथककरण, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का पृथककरण, ठीक है, क्लियर। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, क्लियर। ये तो आपको याद रखना है 51 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई 117 की ओर। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। तो भाई सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को तो हासिल करना है, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए बनाए जाते हैं ये, ठीक है। अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है, क्लियर। और डीपीएसपी तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछ ले कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, अगर आपसे ऑप्शन देते हैं मौलिक अधिकारों का है या नागरिकता का है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति का है, या फिर आपको देते डीपीएसपी, तो आपको करना है डीपीएसपी का, ठीक है। और लेकिन ये लागू करना ना करना ये स्टेट के ऊपर है, ठीक है, कि वो इसे लागू करेंगे या ना करेंगे। अनुच्छेद एक, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो भाई ये तो उसमें क्या गया ना, उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन। अब एक बार डिटेल में जानते हैं फिर आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 14 में क्या गया, विधि यानी कानून के समक्ष समता, ठीक है, कानून के सब बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ठीक है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, ठीक है। धर्मचलज मैंने आपको बताया था, पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले ही। अनुच्छेद 16 है आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। जो जो कंपटीशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एससी के लिए एससी को उसमें भाग लिया नहीं देने दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए एसएसजीडी में कोई एससी कास्ट का बंदा है वो पेपर नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अवसर की समानता है, सब उस पेपर को दे सकते हैं, क्लियर। और अनुच्छेद 17 आपको पता होगा अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था इसका, देखिए मैंने एफ से बताया था फैंसी कल्चर, ये फैंसी कल्चर ही तो है हमारा, क्योंकि मैंने क्या हमारी इसमें संस्कृति वर्ड आ गया ना, संस्कृति आ गया, तो मैंने क्या बताया था एफ से फैंसी। देखिए इस तरीके से मैंने आपको याद कराया क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। मैंने फैंसी कल्चर बताया था, सी से कंप्लीट यूनिटी बताया था, ठीक है, और ई से बताया था मैंने आपको इक्वालिटी, जी से बताया था मैंने आपको ग्रीनरी, ठीक है। तो हमारा आंसर एफ से हो जाएगा, 51A F, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ गए। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक सदन डैश और दूसरे सदन विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो एक विधान परिषद होगा ना, लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता, ठीक है, ये स्टेट की मर्जी होती है इसे बनाए या ना बनाए। विधान परिषद राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 159 में दिया गया है। यह राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है। और जानते हैं मैंने ये चीज आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, मैंने आपको पहले बता दिया, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये पहले बता दिया। वर्तमान में अब ये इंपॉर्टेंट बात निकल आई, ये 6 के 6 राज्य आपको याद करने हैं, ये कहाँ कहाँ पर है विधान परिषद। एक तो भाई उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ठीक है, क्लियर। और इनमें न्यूनतम संख्या न्यूनतम सदस्य जिनमें 40 हैं, ठीक है, 40 होने चाहिए। और अधिकतम सदस्य विधानसभा के कुल संख्या की 1/3, ठीक है। तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है,
500 होती है तो उसका 1/3 निकाल लोगे तो आपका उसके इतने इसमें रह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 की ओर आ गए हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है ना भाई। अब तो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईसा में के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया, ठीक है। किसमें चवा कब क्या कहते हैं 44वें से, ठीक है। और भाग 12 में और 300 का में रख दिया, अब ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। पहले एक ही मौलिक कर्तव्य थे। क्वेश्चन नंबर 122। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 आई। आई मैंने क्या बताया था आपको? आई से मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड, आई से हमने क्या पढ़ा था? आई से पढ़ा था हमने, हम ऑप्शन देख के थोड़ा और रिलेट करेंगे, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं रहा है आई से हमने क्या पढ़ाया था आपको। आई से पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ, इंडियन प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको, इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ठीक है। इंडियन प्रॉपर्टी क्लियर। कितने इजी तरीके से हम इन क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वरना आपको बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 123। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भाई ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय का जो भारत की संसद के द्वारा, ठीक है। भारत की संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ते भारत की संसद द्वारा भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 से दिया जाता है। अब ये संचित निधि क्या होती है भाई? संचित निधि होती है भारत सरकार का बैंक, ठीक है। ये भारत सरकार का बैंक होता है जहां से सभी लोगों की सैलरी जाती है, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, ठीक है। और दूसरी बात बताऊं आपको, एक क्वेश्चन अभी एक बार पीवाईक्यू में आया हुआ है कि पीएम की सैलरी कौन देता है? तो राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। नहीं, पीएम की सैलरी भाई भारत की संसद ही देती है, ठीक है। पीएम की सैलरी कौन देती है? भारत की संसद और संचित निधि द्वारा, क्लियर। और न्यायाधीश की भी भारत की संसद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाई 11 ही तो है, उसके बाद तो कोई बड़ा ही नहीं है 11 के बाद। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, पढ़ चुके हैं। और इन्हें 46वें संविधान 42वीं से 1976 में 10 थे, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और 86वां था 11 से, जो 11वां था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए था, क्लियर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल डैश की प्रसाद पर्यंतक बने रहते हैं। तो भाई राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंतक बैठते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जब मन चाहे इन्हें हटा देंगे। और ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बार। भारत के भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 भाग 5 में महान्यायवादी का विवरण है। अब पहली बात याद करनी है, अनुच्छेद कौन सा है रिलेटेड? अनुच्छेद 76 है और भाग 5वें में, ठीक है। ठीक है, यह देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ठीक है, विधिक अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और तथा ये इसके प्रसाद पर्यंतक पद धारण करते हैं, क्लियर। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है, क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 पे आ गए, ठीक है। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? तो भाई प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा लिखा गया था, क्लियर। ये इजी सी क्वेश्चन है, इनको जल्दी निपटा देते हैं। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया था, ठीक है। इन ये डिजाइनर थे, ठीक है। और संविधान की मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखी गई हैं, ठीक है, जिससे कि पेज गले ना, ठीक है। हीलियम से भरे बॉक्स में रखी गई है, क्लियर। और जो ये प्रेम बिहारी नारायण राय यादव है, इन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको हिंदी में किसने लिखा था, ठीक है। तो बसंत कृत वैद्य ने लिखा था, ठीक है, हिंदी में लिखा था बसंत कृत वैद्य ने, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, ये आपके इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। आप साइड में नोट कर लेंगे चीज को। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं। तो भाई कैसे पाए जाते हैं? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यायिक पुनरावलोकन को पढ़ते हैं एक बार। न्यायिक पुनरावलोकन
न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के अनुकूल ना होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। मतलब कि अगर कानून उचित नहीं है तो उसे न्यायपालिका निरस्त कर देगी भाई, ठीक है, कर सकती है। तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की समीक्षा भी कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आ गए भाई। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो भाई ये तो उसमें है ना हमारा, ये आपका आ जाएगा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, ठीक है। और ये 21, और ये 21 में तो है, मैंने आपको बताया था 21 में आप जीने का अधिकार है, आपको पीने का अधिकार है, आपको इंटरनेट का अधिकार है, आपको लव मैरिज का अधिकार है, ठीक है, के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, 21 के तहत। 129, 2023 तक अनुच्छेद 51 ए में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो भाई ये तो अभी बढ़ा था ना हमने, 86 पे संविधान संशोधन जोड़ा गया था। 86 पे संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, ये तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर आ गए भाई। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई 30, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ये बात। मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं था? तो भाई ये संपत्ति का अधिकार था जो नहीं था, क्योंकि इसको हटा दिया गया इसमें से, ठीक है। अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि 19 आई एफ में था, ठीक है, 19 आई एफ में था, को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300 काम में बना देगा। ये तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, कहाँ कर दिया था? भाग 12 और 300 काम में, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है, ठीक है। अब इन 6 को 6 पढ़ते हैं हम, ठीक है, 6 को 6 याद कर लेते हैं एक बार। जो हमारी पहली स्वतंत्रता है 19 आई की ए में, ठीक है, 19 1 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, कई बार पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से मौलिक अधिकार में है? तो भाई वो आपके 19 1 के ए में है, ठीक है। और 19 1 के 2 में क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, क्लियर। और 3 में क्या है? संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। और डी में क्या है? देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पूरे देश में, ठीक है। देश के बाहर के लिए तो वीजा लगेगा, लेकिन देश में आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं चाहूँ तो दिल्ली से केरल जा सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, मुझे उस पर कोई वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। देश में किसी भी स्थान पर निवास करने का स्वतंत्रता, अगर मेरा मन है मैं मुंबई में जाकर हूँ तो मैं मुंबई में जाकर रह सकता हूँ बेशर्ते, लेकिन वहाँ कमरा किराए पर होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 और जी में हमारा क्या है कि कोई भी व्यवसाय व आजीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता, ठीक है, कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं अपने जीवन चलाने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 132 की ओर आ गए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषदों के उत्साधन या सर्जन का उल्लेख है? तो भाई ये आपका उसमें है ना, कितने कौन सा विधान परिषद, तो 169 होगा शायद, मे भी देखते हैं एक बार फिर भी। 169 में, ठीक है। आपका 168 में विधानमंडल है, 170 में आपका विधान सभा है, और 171 में विधान परिषद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 133। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख किया गया है? तो भाई किसका उल्लेख किया गया 126 में? 126 में क्या गया है आपका? भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? तो भाई जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि कार्यकारी राष्ट्रपति भी होते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पे गए हैं, तो यार राष्ट्रपति की मौत हो गई है, तो उनकी जगह पे, एक सेकंड, राष्ट्रपति नहीं, हम न्यायाधीश का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए न्यायाधीश की मौत हो जाती है, तो उनकी जगह पे कार्यकारी न- वो न्यायाधीश को भी वहां पे वो काम लगा सकते हैं वहां काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ कार्यकारी होगा, उसके लिए जब तक दूसरे जो न्यायाधीश नहीं बनेंगे, उसके लिए जब तक काम करेंगे जब तक दूसरे न्यायाधीश के इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है, क्लियर। बाकी अगर चीजों को डिटेल में जानना है तो मैं पॉलिटी आपको पढ़ा चुकी है, और अब मैं स्टार्ट भी करने जा रहा हूँ आप, ठीक है। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, और पहले बताइए मैंने आपको बताया था किससे दिया जाता है, ये भारत की संसद द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश
होने की योग्यता रखते हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है। देखिए, कोई भी सेशन मतलब कोई भी अदालत लगने से पहले उनकी गणपूर्ति की जाती है। अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप तदर्थ मतलब कि इमरजेंसी में जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं उनकी आप नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 134, भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। तो भाई जुलाई 1946 में तो हुआ था, जब कैबिनेट मिशन बाहर आया था, भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। तो भाई 159 में, ठीक है, 159 में, 159 में, क्योंकि ये सारे आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित हैं। अब पढ़ते हैं एक बार। अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की अर्हताएं मतलब योग्यताएं। इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए योग्यताएं, ठीक है। इसकी अर्हता होती है ना, योग्यताएं। और अनुच्छेद 159, राज्यपाल की शपथ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है। तो भाई वो 20 तो है, ठीक है, भाग 20 तो है जो संबंध से। और अनुच्छेद है 364 या ऐसे कुछ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक बार। संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। संविधान संशोधन आपको पता है कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और ये भाग 20 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद शायद 264 में भी, 268, सॉरी 268 के संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, ठीक है, 268 में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर आ गए भाई। वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो भाई 1950 में की गई थी। मैंने आपको एक पहली क्लास में भी क्लियर कर चुका है, ठीक है। अब देखते हैं योजना आयोग के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब, 15 मार्च 1950 को। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। इसको बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो ये इसलिए गैर संवैधानिक निकाय है। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना बनाना था, ठीक है। जो हमारी 5 साल की प्लानिंग होगी उसको करना, ठीक है। 5 साल में हम किस तरीके से विकास करेंगे, ठीक है। 2014 में इसको समाप्त करके 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग का गठन किया, क्लियर। चीजें आपको पहले क्लियर होंगी, मैं होप करता हूँ ये सब चीजें आपको इजी क्लियर होंगी। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो भाई वो लोकतांत्रिक वो तो होती है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों के लिए होती है, ठीक है। ठीक है, और लोगों से होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको लोग ही चुनते हैं और लोग ही उसको हटा सकते हैं, तो ठीक है, क्लियर। अब पढ़ते हैं। वाक स्वतंत्रता और अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद। तो भाई 19 में ही तो है। अभी तो मैंने आपको 19 के कम से कम 6 पढ़ाए थे, जहां पर हम पढ़ के आए थे, ठीक है। और अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान की स्थापना करना करना और प्रशासन करने का अधिकार। कि मतलब जो अल्पसंख्यक है, जैसे मान लीजिए मोमडन हो गए, वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं और वहां पर उनको पढ़ा भी सकते हैं किसी को। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जहां पर रिट जारी होती है। मैंने आपको पढ़ा चुका है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 की ओर आ गए। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भाई 1946 में की गई थी ना, कैबिनेट मिशन के तहत, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाई आपका 163 है, एक बार देख लेते हैं 163 किससे संबंधित है। 163 आपका है मंत्रिपरिषद से, ठीक है, मंत्रिपरिषद से, ठीक है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है, ठीक है। जो अनुच्छेद 161 में क्या है, जो सजा को कम करने की उसकी पावर है राज्यपाल की, ठीक है। और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्लियर, इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं। भाई 3 अंग होते हैं, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के मैंने बताया था आपको, संसद के भी 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, क्लियर। मतलब कंफ्यूजन नहीं करना दिमाग में, ठीक है, चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो भाई संसद ही तो है, संसद तो बनाती है कानून, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद
शासन की एक विधायी शाखा है और सभी कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, ठीक है। और विधायिका क्या है? संसद का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाएगा? तो भाई ये आपका है 51 में, क्योंकि मैंने बताया था ना अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को बनाकर रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाना, ठीक है। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। और 48 का क्या बताता है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। 48 ये बताता है, 48 ए। अब 50 मैंने आपको बता दिया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य कि विधानसभा के सदस्यों की, भाई एक तिहाई बताया था मैंने आपको, एक तिहाई, एक तिहाई तो इजी है। एक तिहाई बताया था मैंने, एक तिहाई आपको, ठीक है। ज्यादा टाइम देना नहीं है क्वेश्चन पढ़ने में भी, ठीक है। वो तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, तथा विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिल सकते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का प्रावधान है? तो भाई समानता का अधिकार तो 14 से 18 में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 147, भारत संविधान का अनुच्छेद 19 पहले का बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई ये तो उसका था ना, मैंने आपको बताया था कि शांतिपूर्वक सम्मेलन, शायद ये था ना, शांतिपूर्वक नियम विरुद्ध निराय युद्ध और सम्मिलित होना, ठीक है, मतलब मेलजोल करना, ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ गए। डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो भाई 32 के तहत, भाई कितनी बार पढ़ चुके हैं इस बात को हम। 32 के तहत 5 करी जाती है: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत, प्रतिषेध। मैंने आपको, मुझे शायद अब याद नहीं आ रही, मैंने आपको 5 बताई थी और मैं इसको उनको सी देख लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं दी है, मैंने आपको अभी पढ़ा दी थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट आप जाओगे वो 32 के तहत जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट जाओगे 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जाओगे एससी, और हाई कोर्ट जाओगे आप 226 के तहत, ठीक है। हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है, तो हाई कोर्ट जाओगे 226 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? तो भाई 176 में, ठीक है। क्लियर। अब पढ़ते रहो डिटेल में। अनुच्छेद 173, राज्य विधायिका की सदस्यता हेतु अर्हताएं, ठीक है, जो राज्य विधायिका है की सदस्यता हेतु अर्हताएं मतलब योग्यताएं। और अनुच्छेद 175 बताता है सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल का होगा, ठीक है। किसका होगा? राज्यपाल का होगा। अनुच्छेद 176 क्या बताता है कि राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद विधानसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या परिषद वाले राज्यों में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण विशेष संबोधन करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द में किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है लचीलापन में, ठीक है, लचीलापन में। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। और विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है भाई? तो वो है अमेरिका का संविधान, ठीक है, अमेरिका का। क्लियर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? कमेंट करके तो बताना। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो भाई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी अगर कोई मिस्टेक हुई है मुझे आप कमेंट कर देना। और हाँ, हम इस क्लास को किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे, तो मैं सच में आपकी चीज़ों को देखूंगा, समझूंगा, परखूंगा, फिर उस पर वर्क करूंगा। अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं सच में उस काम को करूंगा। भाई जिस भी भाई भी को वीडियो यहाँ से खत्म करनी है भाई, आप जा सकते हो, मैं कुछ थोड़ी बातें कर रहा हूँ बस।
और दूसरी बात ये है भाई कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, मैं थोड़ी बहुत ट्रिक बना के भी ला रहा हूँ, अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लास में याद हो जाएँ और आपका टाइम ना जाए, ठीक है? बाकी मुझे आप बता देंगे क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ये क्लास बड़ी मेहनत से बनाई जा रही है। और अगर ये इन पे और थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं जल्द से जल्द और क्लास लाने का ट्राई करूँगा, जिससे क्या होगा कि अब हमारी हिस्ट्री खत्म होने वाली है, पॉलिटी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी 2-3 क्लास में और उसके बाद हम हिंदी को फ़ोकस करेंगे। अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है? क्योंकि हमें एक पोर्शन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई सिलेक्शन दिलाएगी ओनली जीएस। ये चीज़ मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ, सिलेक्शन इज़ इक्वल टू जीएस, ठीक है? क्योंकि भाई हिंदी सबकी स्ट्रॉन्ग है, मैथ सबकी स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग सबकी स्ट्रॉन्ग है। भाई तुम्हें नहीं पता जीएस किस तरीके की पूछेगा, तो सिलेक्शन रहेगी सिर्फ जीएस, तो इसलिए हम जीएस पे अच्छा खासा ध्यान रखेंगे, उस पे कमांड बनाएंगे, ठीक है? क्लियर? तो भाई ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है, आपने क्लास देख ली, दैट्स इट। अब मेरे बड़े भाई होते के नाते एक बात मानना, बस आप थोड़ा ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, बुक उठाइए, उसके बाद ये जो 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको 100 से 150 तक, एक बार दोबारा रिवाइज़ मार दीजिए। कम से कम 20% डाटा मैं मानता हूँ घुस जाएगा दिमाग में भी। जब कल बस पढ़ने के बाद हटा दो, एक बार बुक हटा दो यहाँ से। उसका क्या करना है, जब कल आप नेक्स्ट डे आओगे, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। ऐसा नहीं मन उठाटा हट रहा है कि नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा। भाई करना है तो करना है, साफ-सीधी बात। दूसरी बात, जब आप ये कर लोगे, तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? मैं आपसे भी ये नहीं जानना चाहता कि आपको कैसा लगेगा, मैं नहीं बता रहा आपको कैसा लगेगा। आप कमेंट करना, मैं खुद समझ जाऊँगा आपने कैसे किया, ठीक है? बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है? धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।